इस वक्त देश हैदराबाद के माहौल को लेकर बहुत चिंतित है। हैदराबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामा चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उपद्रव की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, लाठी और डंडे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी उन्मादी भीड़ में सिर तन से जुदा के नारे भी वहां पर खुलेआम लगाए जा रहे हैं। तशद्दुद शहर में तेलंगाना में ना हो। अगर तशद्दुद नहीं होगा तो बीजेपी और आरएसएस की इसमें नाकामी होगी। अगर तशद्दुद होगा तो खुदा न खास्ता वो कामयाब हो जाएंगे। तशद्दुद को नहीं होना चाहिए। एहतजाज जरूरी है। एहतजाज में गिरफ्तारी का मुतालबा जायज मुतालबा है, मगर एहतजाज में तशद्दुद को उकसाने की बातें हरगिज मत करिए और बीजेपी और संघ परिवार को नाकाम करिए। घर का दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, तेशाम जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कोऑपरेटर साहब और समस्त कोऑपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया सर। आराम से आप परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए और ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपके जाइए। जी ओके, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। नहीं लगना चाहिए। जिस किसी ने भी लगाया हम उसको कंडेम करते हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, मगर प्रोटेस्ट करके वायलेंस के लिए कैसा उकसाएंगे? और बिल्कुल हम मुत्तफिक नहीं है। आप फिक्र मत करिए, कोई किसी को बचाएगा नहीं। जो गलती करेगा वो उसकी सजा भुगतेगा और कानून सबके लिए बराबर है। हम कानून को रोकेंगे नहीं अपना काम करने से, इंशाअल्लाह ताला। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कोऑपरेटर साहब और समस्त कोऑपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया सर। आराम से आप परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए और ये नहीं होना था वो। जी आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। ओवैसी हैदराबाद सीट से लोकसभा के सांसद हैं। 1984 से यह सीट उनकी पार्टी के कब्जे में है। ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में 6 सीटों पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है और सिर्फ 1 सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी के विधायक राजा सिंह पिछली 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं और वो ओवैसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इसलिए ओवैसी को वो पसंद नहीं है। एक कारण और है, राजा सिंह की छवि एक हिंदूवादी नेता की है। वो गौरक्षा अभियान चलाते हैं। दूसरी तरफ ओवैसी की छवि एक मुस्लिम नेता की है। दोनों का अपना अपना एक कट्टर वोट बैंक है। तेलंगाना में अगले वर्ष यानी 2023 में चुनाव होना है। बीजेपी आक्रामक चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी को अपने वोट बैंक के सामने 2 बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं। इसमें एक है कांग्रेस पार्टी, जो उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, और दूसरी है मजलिस बचाओ तहरीक यानी MBT नाम की पार्टी, जो ओवैसी के मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक चुनौती है। और इसी मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए, या कह लीजिए इसे बचाने के लिए, तेलंगाना में राजनीतिक होड़ मची हुई है। डे नाइट मैच चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली बड़ी बात कही है वो ये कि कुल मिलाकर 29 लोगों के मोबाइल फोन्स की जांच हुई और इस दौरान किसी भी मोबाइल फोन में पेगासस स्पाईवेयर होने के सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी बात, इन 29 मोबाइल फोन्स में से 5 मोबाइल फोन ऐसे हैं जिनमें एक मालवेयर मिला है, लेकिन इन मोबाइल फोन्स में जो वायरस मिला है यह नहीं कहा जा सकता कि यह मालवेयर पेगासस का है। इसका कोई सबूत नहीं है। तीसरी बात, जिन लोगों ने केंद्र सरकार पर पेगासस के जरिए जासूसी कराने का आरोप लगाया था, उन सभी लोगों ने जांच के लिए अपना मोबाइल फोन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को दिया ही नहीं। और जिन लोगों ने दिया भी, वो लोग अब चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के सभी हिस्सों को सार्वजनिक ना किया जाए, क्योंकि वो अपना डेटा सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते। इस पूरी जांच के दौरान केंद्र सरकार ने जांच कमेटी का सहयोग नहीं किया। एक लाइन में खबर आपके लिए यह है
कि जिस पेगासस स्पाईवेयर को लेकर हमारे देश में इतना जबरदस्त हंगामा हुआ, वो पेगासस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच कमेटी को 29 में से एक भी मोबाइल फोन में नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा मामला मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें अमेरिका और भारत समेत कई देशों के मीडिया संस्थानों ने 50,000 मोबाइल फोन नंबर्स के एक डेटाबेस की पड़ताल की थी और दावा किया गया था कि भारत के भी 40 से ज्यादा लोग, विपक्ष के कुछ बड़े बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और मोदी सरकार के भी 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों और उद्योगपतियों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की गई है। मीडिया में छपी इन खबरों के आधार पर तब राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने कई हफ्तों तक संसद को चलने नहीं दिया था और पिछले साल मॉनसून सत्र में कोई काम हो ही नहीं पाया। इतना ज्यादा हंगामा संसद में किया गया। संसद के अलावा बहुत सारे लोग इस मामले की जांच के लिए तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और कुल 12 याचिकाएं इस मामले में दायर की गईं। इन याचिकाओं को लेकर उस समय सुप्रीम कोर्ट इतना दबाव में आया कि उसने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। अब जब इस कमेटी ने जांच कर ली तो यह पता चलता है कि जो लोग पेगासस को लेकर बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, वो सारे आरोप गलत साबित हुए हैं। एक भी मोबाइल फोन में पेगासस नहीं मिला। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट में कुल 16 लोगों ने अपनी जासूसी का शक जताया था, लेकिन जांच कमेटी के सामने 13 लोग ही पेश हुए। पेगासस असल में एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक खास सॉफ्टवेयर, जिसे इजराइल के NSO ग्रुप ने विकसित किया है। यह कंपनी का नाम है NSO। इस स्पाईवेयर की खतरनाक बात यह है कि यह बिना किसी लिंक पर क्लिक किए भी किसी भी मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो सकता है और उस फोन का सारा डेटा यह चुरा सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में यह एक ट्रेंड बन चुका है कि पहले किसी खास मुद्दे पर मीडिया में घोटाले की झूठी खबरें छपवाओ, उसके बाद इसे बड़ा मुद्दा बनाओ, संसद में इसके बाद हंगामा किया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिका लगाकर मामले को बड़ा रूप देने की कोशिश होती है और कहा जाता है कि अब तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जैसा कि इस मामले में हुआ। याद कीजिए, इससे पहले रफाल की जो डील हुई थी, रफाल फाइटर जेट्स की, उसके मामले में भी बिल्कुल यही हुआ था। पहले घोटाले की खबरें अखबार में छपी, कुछ खास अखबारों में छपवा दिया गया, फिर बड़ा हंगामा हुआ, इसे बहुत बड़ा चुनाव का विषय बना दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में भी यही हुआ था। हालांकि राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके यह लिखा है कि केंद्र सरकार ने जांच कमेटी का असहयोग करके यह स्वीकार कर लिया है कि वो इस मामले में कुछ छिपा रही है और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है आज का। किसी नौकरी में उतना ही काम करना जितने काम के लिए आपको पैसा मिलता है। सरल शब्दों में कहें तो क्वाइट क्विटिंग का मतलब है नौकरी के दौरान अतिरिक्त काम का बोझ ना लेना। कंपनी एक दिन में जितने घंटे काम करने के लिए कहती है, बस उतने ही घंटे काम करना। और सबसे बड़ी बात, छुट्टी वाले दिन दफ्तर का कोई भी काम करने से कंपनी को साफ ना कह देना और जो काम आपको दिया गया है उसके अलावा कोई और काम करने के लिए इनकार कर देना। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस ट्रेंड से काफी प्रभावित हैं और भारत में भी इस ट्रेंड का असर हुआ है। यानी आप देखेंगे तो भारत में इस समय 2 तरह के लोग हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं है, चारों तरफ बेरोजगारी है। आपने देखा होगा, लगातार ये मांग होती रहती है कि देश में रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है और नौकरी नहीं मिल रही हमारे देश के युवाओं को। दूसरी तरफ हमारे देश में वो लोग हैं जो अपनी शर्तों पर नौकरी करना चाहते हैं और क्वाइट क्विटिंग के इस ट्रेंड को वो फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा इस हाइब्रिड वर्क कल्चर ने दुनिया भर के लोगों को मानसिक रूप से इतना थका दिया कि वो अपनी नौकरियों से इस्तीफा देने लगे और आपको याद होगा इस ट्रेंड को तब द ग्रेट रेजिग्नेशन कहा गया। एक स्टडी के मुताबिक उस समय पूरी दुनिया में नौकरी करने वालों की संख्या 350 करोड़ थी और इनमें से 40% यानी लगभग 140 करोड़ लोग अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ना चाहते थे। इन लोगों के नौकरी छोड़ने के कारण जो हैं अलग अलग थे। कोई काम से ब्रेक लेना चाहता था, कोई अपना करियर बदलना चाहता था, कुछ लोग रिटायर ही हो जाना चाहते थे और बहुत सारे लोग मौजूदा नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करना चाहते थे। इसके अलावा भारत में भी जितने लोग नौकरी करते हैं उनमें से 51% अपना फील्ड छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कोई और नौकरी करना चाहते हैं। आपको याद होगा काफी समय पहले एक विज्ञापन आता था जिसकी टैगलाइन कुछ इस तरह थी,
हम उस कंपनी का नाम तो नहीं बता रहे हैं, वो एक मरहम हुआ करती थी और उसमें विज्ञापन में कहते थे कि ये मरहम आप मलिए, फलानी मरहम मलिए और काम पर चलिए। जिस जमाने में ये विज्ञापन आया तब काम से बड़ा कुछ नहीं था। लोग बुखार में और दर्द में भी दवा लेकर, मरहम लगाकर काम पर चलते रहते थे, काम करते रहते थे। ऐसे लोगों को दफ्तर और समाज में हीरो माना जाता था और वो सफलताएं भी हासिल करते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्वाइट क्विटिंग के इस दौर में क्या ये विज्ञापन अपना महत्व खो देगा? क्योंकि क्वाइट क्विटिंग की सोच वाले लोग मरहम लगाने के बाद काम पर जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, बल्कि वो आराम करेंगे और वो ऐसे विज्ञापनों के बारे में कहेंगे कि अगर मुझे कहीं दर्द है तो आप मुझसे काम करवाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। आईएनएस विक्रांत का फ्लाइट डेक लगभग 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। इसकी कुल लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। इससे एक साथ 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है और इसमें 4 आईफिल टावर्स के बराबर लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें 2400 किलोमीटर लंबी केबल्स का इस्तेमाल हुआ है और इस लंबाई में दिल्ली से कोच्चि की दूरी को नापा जा सकता है। आईएनएस विक्रांत में 15 मंजिलें हैं और इसमें हर मंजिल पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन सेंटर्स हैं। इसमें 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं, जिनके रहने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 16 बेड का एक आधुनिक अस्पताल भी है और इसमें एक ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इसका वजन 45,000 टन है। आईएनएस विक्रांत में शुरू में करीब 12 मिग-29 फाइटर जेट और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। इसके बाद इसमें कामोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टरों का संचालन भी किया जा सकता है। सबसे खास बात, इस युद्धपोत को बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया गया है ताकि समय आने पर हर दिशा में बैठे दुश्मन का खात्मा किया जा सके। ये युद्धपोत 28 नॉटिकल माइल यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। पहले तो ये एक आत्मनिर्भर भारत का, हमारा भारत का एक बिलीफ का, विश्वास का, इंडियन शिप बिल्डिंग और इंडियन इंजीनियरिंग का एक उत्तम उदाहरण है। Size and scale we can compare with various, so I would say that this is a 45,000 ton carrier kind of a vessel. Complexity, technology, everything, firepower, systems, weaponry, top end. Everything is top end. Size and scale, it's what the country needs. विक्रांत की मारक क्षमता की मदद से भारत चीन के चैलेंज का जवाब दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे तो उसके बाद से ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक युद्धपोत होगा। अब इसकी मारक क्षमता के बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो इसमें एक वक्त में 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, जिसमें MiG-29 लड़ाकू विमान के अलावा कामोव और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। इसके साथ ही मिसाइल की अगर बात की जाए तो 450 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही बराक मिसाइल भी इस पर तैनात होगी। और इस विमानवाहक युद्धपोत की अगर मारक क्षमता को देखें तो ये दुश्मन देश के किसी भी बड़े शहर को नेस्त नाबूद कर सकता है और आने वाले कई सालों तक ये भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाता रहेगा।